हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्लेन सेकंड में। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल मेंस एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का। तो आज ये उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, जो कि घटना चक्र बुक से लिया गया है। और इसमें हम देखेंगे संपूर्ण प्रैक्टिस सेट। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन है। सामान्य ज्ञान जीएस के क्वेश्चन होगा, ठीक है, साथ ही साथ हिंदी का क्वेश्चन होगा और कंप्यूटर का क्वेश्चन करेंगे इसमें। इसके बाद सबसे लास्ट में यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिएगा, तभी इसका भरपूर फ़ायदा आपको एग्जाम में मिल पाएगा। ठीक है, इसके पहले का अगर प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ से मिल जाएगा, देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे जीएस से है। दिया गया है कि जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वह क्या है? ठीक है, जो त्रिरत्न दिया जाता है जैन धर्म में, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहते हैं, वह क्या क्या है? ठीक है, सही भाषण, सही ज्ञान, सही आचरण, या फिर सही विश्वास, सही ज्ञान, सही व्यवहार, या फिर सही विश्वास, सही पथ, सही आचरण, या फिर सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण। ये जो है क्या है, त्रिरत्न माना जाता है जैन धर्म का, जो कि क्या है, निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। तो आंसर यहाँ पे डी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न है सही विश्वास यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये नाम सुना होगा तीनों। ठीक है, इसका जो है अर्थ है, जैन धर्म में सत्य या फिर यथार्थ में विश्वास को सम्यक दर्शन, वास्तविक ज्ञान को सम्यक ज्ञान, सुख दुख में समभाव को ही सम्यक चरित्र कहा गया है। जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति जीव का अंतिम लक्ष्य होता है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ठीक है, लेखपाल का एग्जाम सिटी डिटेल आ चुका है, और जिन लोगों ने फीस जो मेंस एग्जाम्स का 200 रुपये है, अगर आपने वो कटवा दिया है तो आप अपना एग्ज़ाम सिटी डिटेल ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि कहाँ पर आपका एग्ज़ाम पड़ा हुआ है। ठीक है, किस ज़िले में, ये अभी जारी हुआ है। एडमिट कार्ड नहीं आया है, एग्ज़ाम के 4 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होगा। अभी एग्ज़ाम का सिटी का डिटेल आया है तो वो आप देख सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अक्टूबर अगर हम देखें तो 1929 में लॉर्ड इरविन ने रैमजे मैकडोनाल्ड की नवगठित श्रमिक सरकार से मंत्रणा करने के पश्चात यह घोषणा की कि भारत की उन्नति का अंतिम चरण डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करना है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी घोषणा की कि अंग्रेजी सरकार ने यह निश्चय किया है कि साइमन आयोग की रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक। दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था 7 सितंबर से 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में केवल दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो इसका करेक्ट आंसर है हुमायूं। ये हुमायूं के क्या थे, चित्रकार थे। ठीक है, प्रसिद्ध चित्रकार जो थे इस शासक के सहयोगी थे। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसने अब्दुल समद के साथ मिलकर जो है मुगल चित्रकला की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? कौन सा अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो वो था लाहौर अधिवेशन। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। ये कब हुआ था? तो दिसंबर 1929 में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था और ये लाहौर में अधिवेशन हुआ था, इसे लाहौर अधिवेशन कहा जाता है। इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा प्रांत था मैसूर। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सहायक संधि की बात करेंगे तो ये प्रयोग किसने किया था? तो वेलिजली ने किया था। वेलिजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला प्रांत पूछा जाएगा तो हैदराबाद, जो 1798 में हुआ। दूसरा मैसूर था 1799 में। इसके अतिरिक्त तंजौर अक्टूबर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, बरार के भोंसले 1803, सिंधिया 1804, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर रियासतों ने सहायक संधि को स्वीकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा?
ये किस अनुच्छेद में ये बातें कही गई हैं, तो ये कहा गया अनुच्छेद 75 के 1 में। आंसर सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करा जाता या करता है, ये भी इसी 75 के 1 में कहा गया है। 91 जो संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 1 के ए तथा अनुच्छेद 164 के 1 के और 10वीं अनुसूची में संशोधन करके केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल लोकसभा विधानसभा की सदस्य संख्या के अधिकतम 15% तक निर्धारित की गई है, परंतु राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी, ठीक है। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए, तो ये दिया गया है 33%, सभी को मालूम है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ पर बातें कही गई हैं, तो अनुच्छेद 243 के घ के अनुसार महिलाओं के लिए कम से कम 33% 1/3 पद आरक्षित होने चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग चलाया जा सकता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध भी चलाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध, लेकिन राज्यपाल के विरुद्ध नहीं चलाया जा सकता। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति, अनुच्छेद 67 के ख में उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध अभियोग चलाने के प्रावधान का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे दिया गया कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। इनमें से यहाँ पे अगर देखेंगे प्रस्तावना की बात करें तो देखिए प्रस्तावना में जो बातें हैं, विश्वास की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, विचार की स्वतंत्रता है, धर्म और उपासना की भी स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। प्रस्तावना में अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आर्थिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं। राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र जो है सौंपना चाहे तो किसको सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ये संविधान का अनुच्छेद 56(1) के का के तहत जो है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है, उस महाद्वीप का नाम क्या है जिसे लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जानते हैं, तो वो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसके कारण ये द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसके कारण इन्हें कहा जाता है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये वैश्विक स्तर पर क्या है, सर्वाधिक ऊन का उत्पादन यहाँ पे होता है, इसीलिए कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश में कौन से आम की किस्म पैदा होती है, तो चौसा आम जो है ये कहाँ पर होता है, ये हिमाचल प्रदेश में, तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगर हम देखें तो भारत में लगभग 50 से अधिक आम की प्रजाति की किस्मों की खेती की जाता है। हिमाचल प्रदेश चौसा आम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। केसर आम की किस्म गुजरात में पाई जाती है। मुलगोमा ये जो है मलगोवा आम की प्रजाति तमिलनाडु और दक्षिण भारत के अन्य भागों में उगाए जाते हैं। बादामी आम किस्म जो है कर्नाटक में उगाई जाती है। बिनसर का जंगल भारत के किस केंद्र प्रशासित या केंद्र या प्रदेश क्षेत्र में अवस्थित है। बिनसर का जंगल, बिनसर का जंगल की बात करेगा तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा से लगभग 22 किलोमीटर दूर कुमाऊं हिल्स में स्थित है। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्षेत्रफल 47.07 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ से हिमालय की बहुत सारी चोटियाँ दिखाई पड़ती हैं, जिसमें केदारनाथ चोटी भी सम्मिलित है। बिनसर सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य के लिए जो है बहुत प्रसिद्ध है। पश्चिमी घाट कहाँ पर पड़ता है जी क्वेश्चन, पश्चिमी घाट जो है क्या है यहाँ पे बताना है। तो पश्चिमी घाट जो है ये पठारों का ढलान है, उसे पश्चिमी घाट कहते हैं। आंसर सी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। पश्चिमी घाट या फिर इसको कहते हैं सह्याद्री पर्वत श्रेणी का विस्तार पश्चिमी सागर में तापी मुहाने के तट समानांतर उत्तर से दक्षिण गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक कुमारी अंतरीप लगभग 1500 किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा, जबकि पूर्वी ढाल जो है मंद एवं सीढ़ी नुमा क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसे प्रायद्वीपीय भारत का ग्रेट ढलान भी कहा जाता है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पुलिकट झील, चिल्का झील, वुलर झील, सांबर झील कहाँ पर है, तो चलिए मिलान करते हैं। पुलिकट झील की बात करेंगे तो तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। चिल्का झील उड़ीसा, अब पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों क्षेत्र में आता है, ठीक है, दोनों राज्यों में। वुलर झील कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। और सांबर झील की बात करेगा तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा। खारे पानी का झील है सांबर झील, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है, ठीक है। लॉरेंज वक्र द्वारा इनमें से कौन सा मापा जाता है ये बताना है। लॉरेंज वक्र के द्वारा क्या मापा जाता है। अब ये आर्थिक से क्वेश्चन है,
आर्थिकी से क्वेश्चन। यहाँ पे आंसर की बात करेंगे तो आय की विषमता मापी जाती है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। लॉरेंज वक्र जो है या कर्व इसको कहते हैं, इसका प्रतिपादन जो था अमेरिकी अर्थ सांख्यिकी का अर्थ डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंज जिसका नाम था, इसने धन और आय की विषमता का अध्ययन करने के लिए किया था। इसी के नाम पर लॉरेंज वक्र का नाम पड़ा और इस वक्र का प्रयोग आय, धन, मजदूरी, लाभ, पूंजी उत्पादन आदि के वितरण के अध्ययन के लिए भी किया जाता है। लॉरेंज वक्र समान वितरण रेखा के वास्तविक वितरण का विचलन बिंदु रेखीय माप होता है। यह समान वितरण रेखा के पास जितना होगा उस श्रेणी में अपकरण की मात्रा या आय की विषमता उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें नहीं, बस आपको उतना ध्यान रखना है। अगला प्रश्न इस तरीके से कुछ इसका होता है। यहाँ पे लॉरेंज वक्र जो बनता है कुछ इस तरीके से, ये आपका लॉरेंज वक्र हो जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से कर्व वाला, और ये पूर्ण समता रेखा हो जाती है। इस तरीके से ये होता है। चलिए, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब किया गया ये बताना। अगले प्रश्न में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना हुआ था वर्ष 1965 में, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट है। ठीक है। अब वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से। प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति होती है क्या, वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस होता है क्या, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जो होता है जानवरों का गोबर, गैर पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा। इसमें से कौन सा एक गलत है, 3 सही है एक गलत है। तो 3 बी सी डी सही है, ए वाला गलत है। प्राथमिक ऊर्जा जो ज्वारीय शक्ति दिया गया है ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। क्योंकि प्राथमिक ऊर्जा क्या होता है, किसी भी मानव निर्मित रूपांतरण या परिवर्तन से पहले प्राकृतिक संसाधनों से सन्निहित ऊर्जा होती है। प्राथमिक ऊर्जा के उदाहरण में कोयला, कच्चा तेल, धूप, हवा, बहती नदियाँ, वनस्पति, यूरेनियम शामिल हैं। चलिए, भारत सरकार ने किससे FIRA यानी कि इसको क्या कहा जाता है, FERA मतलब फेरा जिसको कहते हैं FERA, ठीक है, को प्रतिस्थापित किया है। भारत सरकार ने किससे फेरा को प्रतिस्थापित किया है, तो ये हुआ था फेमा। ठीक है, पहले फेमा था, इसके बाद फेरा हो गया। आंसर बी पार्ट है। फेमा की बात करेंगे तो विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम यानी फेरा के स्थान पर 1 जून 2000 को प्रतिस्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, व्यापार और भुगतानों को सुविधाजनक बनाना और देश में विदेशी मुद्रा बाजार के सुव्यवस्थित विकास को बढ़ावा देना। निम्न में से कौन सी 2001 से लेकर 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही इनमें से, तो वो हो जाएगा 17.7%। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है। एक कीट की रक्त शर्करा क्या होती है, एक कीट की रक्त शर्करा जो होती है उसको कहा जाता है ट्रेहालोज। क्या कहते हैं, ट्रेहालोज। आंसर यहाँ पे सी पार्ट बिल्कुल राइट है, ट्रेहालोज। ट्रेहालोज जो होता है एक डाइसेकेराइड शर्करा होती है जो मुख्यतः कीट, शैवाल, खमीर, कवक व पौधों में पाया जाता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है इनमें से। ऑप्टिकल जो फाइबर होता है इसमें से जो होता है, इसमें क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है अंतर में। तो प्रकाश का कुल आंतरिक परिवर्तन जो दिया गया बी पार्ट हो जाए, तो इसी के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अतिनिस्यंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है, अतिनिस्यंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 के आंसर की बात करेंगे तो ये होता है मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान। आंसर क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मूत्र निर्माण में 3 प्रक्रियाएं होती हैं, निस्यंदन, पुनर्अवशोषण और स्त्रवण। ठीक है। अति सूक्ष्म निस्यंदन क्रिया द्वारा रक्त में मौजूद यूरिया और अन्य उत्सर्जित पदार्थ वृक्क में छनन होता है। वृक्क मतलब किडनी। चलिए, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कौन सा इनमें से। इसका करेक्ट आंसर है क्लोरोपाइरीफॉस। क्लोरोपाइरीफॉस क्या होता है, ये दीमक को नष्ट करता है, एक रासायनिक नाम है, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्लोरोपाइरीफॉस जो होता है क्रिस्टलीय कार्बन फास्फेट कीटनाशी होता है। खड़ी फसल में दीमक का प्रकोप होने पर क्लोरोपाइरीफॉस को 2 से 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 20 से 25 किलोग्राम बालू में मिलाकर उचित नमी और शाम के समय छिड़काव करा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है। ठीक है। स्त्रीलिंग हार्मोन, फीमेल हार्मोन, इसमें से कौन सा होगा, एस्ट्रोजन, ऑक्सीजन, एंड्रोजन या फिर इंसुलिन। तो इसमें से कौन सा हार्मोन है जो स्त्रीलिंग है, तो वो हो जाएगा एस्ट्रोजन। आंसर यहाँ पे ए पार्ट बिल्कुल राइट है। ठीक है। एस्ट्रोजन याद रखिएगा। बाकी प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सेशन ये जो है क्या है, पुलिंग हार्मोन्स है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक नीति निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण किस वर्ष लागू की गई? ठीक है, भारत में नई आर्थिक नीति जो थी आई, जो निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण, ये कब लागू किया गया, किस वर्ष आया था? तो ये 1991 में आया। आंसर यहाँ पे क्या है, जब बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार नरसिम्हा राव से की सरकार थी, उन्होंने 1991 में नई आर्थिक नीति प्रारंभ की। इसके 3 मुख्य स्तंभ थे, निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण, जिसको एलपीजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखें तो नई आर्थिक नीति के बाद भारतीय कृषि में गंभीर समस्याएं देखी गई। इसके बाद किसानों की आत्महत्या की घटनाएं बढ़ी, भूख से मृत्यु की घटनाएं भी कई क्षेत्रों में दर्ज की गई। AIKSS ने इस नीति का विरोध किया था। यह नीति नरसिम्हा राव सरकार द्वारा लाई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1952 में, ये 1952 लिखा हुआ, 1952 में अधिक अन्न उत्पादन जांच समिति ने विकास खंड के लिए कितने गांवों को शामिल करने के लिए सिफारिश किया था? क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, तो अधिक अन्न उत्पादन जांच समिति के द्वारा विकास खंड के लिए कितने गांवों को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो 100 से लेकर 200 गांव की सिफारिश की थी। तो आंसर यहाँ पे बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह सिफारिश जो थी प्रशासनिक ढांचे में सुधार के लिए था। इसका अधिकारी जो था खंड विकास अधिकारी यानी BDO होता था। यह राजस्व प्रभागीय अधिकारी के स्तर का पद था। समिति ने एकीकृत संगठनात्मक ढांचे पर जोर दिया और रिपोर्ट 1952 में प्रस्तुत किया गया। चलिए, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति की जनक पूछे, सभी को पता है कौन है इसके विश्व में? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, भारत के पूछा जाएगा तो MS स्वामीनाथन। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नॉर्मन बोरलॉग जो थे HYV यानी हाई यील्डिंग वेराइटीज बीजों की खोज किया था। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। स्वामीनाथन ने बोरलॉग की मैक्सिको पद्धति को भारत में अपनाने पर बल दिया। इन बीजों से उचित संरक्षण मिलने पर बहुत अधिक उत्पादन प्राप्त होता था। भारत में इसे प्रायोगिक तौर पर 1960-61 में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, विकसित कृषि संकल्प अभियान। ठीक है, विकसित कृषि संकल्प अभियान उत्तर प्रदेश में कितने दिनों तक संचालित किया गया? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर जो है सी पार्ट 15 दिनों संचालित किया गया था। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह शुरुआत कब हुआ? तो 29 मई 2025 को विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। 15 दिवसीय अभियान था जिसका समापन 12 जून 2025 को हुआ। ठीक है, इस अभियान में कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञों की टीम ने गांव-गांव जाकर किसान से सीधा संवाद किया था। ठीक है, इस अभियान के लिए 16,000 वैज्ञानिकों की 2170 टीमें बनाई गई थी। इसमें कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालयों ने सहयोग दिया था। अभियान का उद्देश्य क्या था? किसानों को नई बीज किस्मों और जलवायु अनुकूल खेती जानकारी देना था। ठीक है, यह जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ICAR के सहयोग से संचालित हुआ था। चलिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के चौथे चरण के लिए कुल कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट 70,125 करोड़ रुपए का निर्धारित किया गया है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथा चरण जो चला 11 सितंबर 2024 को मंजूरी दिया। इसका उद्देश्य था 25,000 संपर्क रहित बस्तियों को 12 मासी सड़कों से जोड़ना। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए कुल 17,125 करोड़ रुपए का बजट परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस चरण के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 से लेकर 28-29 तक की अवधि में कुल 62,500 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण भी प्रस्तावित है। ठीक है, PMGSY फेज 4 की कार्यान्वयन अवधि क्या है? तो 24-25 से लेकर 2028-29 तक है। इसका लक्ष्य 25,000 नई बस्तियों को जोड़ना। प्रस्तावित सड़कों की कुल लंबाई 62,500 किलोमीटर है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए योजना को 19,000 करोड़ रुपए के आवंटित किए गए। ठीक है, दिसंबर 2025 तक सभी चरणों में 7,87,520 लाख किलोमीटर सड़कें पूरी हो चुकी हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करिए। 23 दिसंबर 2025 को प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया। उन्हें 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सा कथन इनमें से सही है? तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। दोनों कथन सही है, 1 व 2, जो एक की करंट से था क्वेश्चन, तो दोनों सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 अक्टूबर 2025 को कौन जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? उनका नाम क्या है? उनका नाम है साने तकाइची। आंसर यहाँ पे क्या है? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 दिसंबर 2025 को पंजाब नेशनल बैंक ने किसे अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह बनाया गया हरमनप्रीत कौर को, जो कि भारतीय क्रिकेटर महिला क्रिकेटर कैप्टन है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
9 दिसंबर 2025 को टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया है? सर्वश्रेष्ठ एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया, उनका नाम है एजा विल्सन। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। अगला प्रश्न है 13 नवंबर 2025 को कौन यूनिसेफ इंडिया के नए सेलिब्रिटी एडवोकेट बने हैं? सेलिब्रिटी एडवोकेट बने, उनका नाम क्या है? उनका नाम है कीर्ति सुरेश। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से संबंधित है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषण से रिलेटेड। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से संबंधित है, जो कि यही गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों सही है, क्योटो वाला गलत है। यहाँ पे जल संरक्षण दिया गया, जो कि गलत है, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल जो था ये जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय के अंतर से संबंधित है। इस प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में अंगीकृत किया गया और ये 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। चलिए, पशुओं को दिया जाने वाला दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी, उसका नाम क्या है? तो वो दवा था डाइक्लोफिनेक। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, ओजोन परत संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यहाँ पे हो जाएगा क्या आंसर? ये कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाने का घोषणा किया था। ठीक है। और 1987 में इसी दिन जो है 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसीलिए 16 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होना, ओजोन परत का क्षरण होना, प्रदूषण होना, ये सभी जलवायु कारण है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन सा हो जाएगा? सौर ऊर्जा अनवीनीकृत होता है क्या? पेट्रोलियम होता है क्या? तो हाँ, तो पेट्रोलियम अनवीनीकृत होता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा जो होती है प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार प्राप्त होती रहती है, जैसे कि सौर, पवन, ज्वारीय पन बिजली ऊर्जा, बायोमास आदि सभी प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण। और अनवीकरणीय में कोयला, पेट्रोलियम, मिट्टी के तेल सभी अनवीकरणीय में आते हैं। जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? जीवभार का पिरामिड जो होता है ये तालाब का जब बनता है तो पारिस्थितिक तंत्र में इसमें उलट जाता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इनमें से? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए है? तो ये हाथी के संरक्षण के लिए। ठीक है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए, गलत हो जाएगा यहाँ पे। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर यहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन पेरियार में मुख्य जो संरक्षित वन्य है, वन्य जीव पशु बाघ एवं हाथी हैं, इसीलिए गलत था। ठीक है। निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? इनमें से वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति, इनमें से प्रयोग करना है कि पर्यावरण संतुलन से संबंधित कौन है संरक्षण से। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर की बात करेंगे तो डी ऑप्शन है। सभी जो चारों चीज़ें दी गई हैं सभी पर्यावरण से संरक्षण से संबंधित है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। किस राज्य का 78.67% क्षेत्र वनाच्छादित है? तो इसमें से आंसर हो जाएगा ए पार्ट, अरुणाचल प्रदेश राज्य का है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। चलिए, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता की बात करेंगे तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में प्राप्त होती है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। हिंदी के क्वेश्चन लेंगे। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? कार्यालय आदेश अगर है तो उसमें अधिकारी का जो हस्ताक्षर वो कौन से स्थान पर आता है? तो नीचे साइड में दाहिनी साइड में आता है। ठीक है। अगर ये इस तरीके से कार्यालय आदेश एक दिया गया है तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा गया है इस तरीके से। ठीक है। तो नीचे साइड में दाहिनी साइड में हस्ताक्षर आएगा, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए पार्ट करेक्ट। लहू का समानार्थी शब्द इसमें से क्या हो जाएगा? लहू के समानार्थी शब्द। ठीक है। उपल होता है क्या? शोणित होता है क्या? मरकट या फिर वारुड़ी? यहाँ पे लहू की जब बात करेगा तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका समानार्थी होता है शोणित। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, मध्य स्वर कौन से होते हैं? मध्य स्वर इनमें से कौन सा होगा? तो वो होता है छोटा आ। ठीक है। ये मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, सॉरी डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित से रिक्त स्थान को उचित शब्द भरना है। व्यंग्य लेखक सामाजिक किस पर तीखा प्रहार करता है? व्यंग्य लेखक जो होता है ये सामाजिक विद्रूपता पर तीखा प्रहार करता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है। चलिए, हथियाना में कौन सी क्रिया है?
हथियाना में क्रिया पूछा गया, कौन सी क्रिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी का ही है। तो नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आता है, आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो संज्ञा और विशेषण शब्दों से बनने वाली जो क्रियाएं होती हैं उनको नाम धातु क्रिया कहा जाता है, जैसे कि हथियाना, लजाना, रंगना, दुखाना, बतियाना, ये सभी। अनाज का पर्यायवाची शब्द बताना है। अनाज का पर्यायवाची शब्द जो होता है इसमें से क्या हो जाएगा, अनाज का पर्यायवाची शब्द 61 का आंसर। तो अनाज का पर्यायवाची शब्द शस्य होता है, यहाँ पे बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अनाज के अन्य पर्यायवाची में अगर हम बात करेंगे तो अन्न, धान, धान्य, ठीक है, गल्ला, खाद्यान्न आदि होता है। ठीक है, सलिल जो होता है ये पानी का होता है, रूपा चांदी का होता है, चाह इच्छा का पर्यायवाची होता है। राम से पत्र लिखे गए, ये किस वाच्य का उदाहरण होता है। राम से पत्र लिखा गया, अगर देखेंगे तो कर्म किया गया तो कर्म वाच्य हो जाएगा, यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा के किस भाषा से आया है। प्रति उपसर्ग जो हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है, तो प्रति जो उपसर्ग है ये संस्कृत भाषा से आया है हिंदी भाषा में, तो बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना। यहाँ पे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु देते, यहाँ पे क्या है, एक इच्छा व्यक्त की जा रही है, तो इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा, आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मानव मात्र को गीता के महात्म से परिचित होना अनिवार्य है, यहाँ पे रेखांकित शब्द जो महात्म दिया गया ये गलत लिखा हुआ है, इसका सही रूप से क्या सही है, तो सही रूप से सही जो बी पार्ट में दिया गया महात्म इस तरीके लिखा जाता है, बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फंक्शन की का प्रयोग चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए करा जाता है। चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो F2 फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, F2 फंक्शन। F1 का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, तो हेल्प विंडो को ओपन करने के लिए। F3 का उपयोग सर्च बॉक्स को ओपन करने के लिए किया था, और F2 का प्रयोग चयनित आइटम का नाम चेंज करने के लिए करा जाता है। अभी आपके आगे कंप्यूटर क्वेश्चन। ठीक है, कंप्यूटर क्वेश्चन देखने के बाद फिर सीधा हम यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन देखेंगे, फिर वीडियो करेंगे इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्न में से कौन से प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है। प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्न में से यहाँ पे इंटरनेट पर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल को दो प्रमुख प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूडीपी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय दिया जाता है। रे टॉमलिंसन कौन थे, रे टॉमलिंसन ने क्या किया था, तो इन्होंने सबसे पहला ईमेल भेजा था, सबसे पहला ईमेल भेजने का श्रेय इन्हीं को जाता है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो। ठीक है, ये अमेरिका के कंप्यूटर प्रोग्रामर थे, इन्होंने 1971 में ARPANET सिस्टम पर पहला ईमेल प्रोग्राम लागू किया, उन्हें नेटवर्क ईमेल के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। 2012 में इंटरनेट सोसाइटी द्वारा इन्हें इंटरनेट हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 इस तरीके से कुछ दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस क्लाउड आधारित संरचना यानी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में अनेक उपयोगकर्ताओं वाले किसी एकल संगठन यानी कि उदाहरण की बात करें व्यावसायिक इकाइयों द्वारा अनन्य उपयोग करने का प्रावधान है, और यह किसी संगठन, तीसरे पक्ष या दोनों के संयोजन द्वारा स्वामित्व में रखा, प्रबंधित और संचालित किया जा सकता है। तो किस प्रकार का क्लाउड होता है ये, तो ये होता है सामुदायिक क्लाउड की बात कर रहा है, आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी कोटि बायोस को सर्वोत्तम परिभाषित करती है। बायोस क्या है, बायोस की अगर बात करेंगे तो ना ये तो हार्डवेयर है ना सॉफ्टवेयर है, ये क्या है, एक फर्मवेयर होता है, यहाँ पे सी पार्ट इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है इसका फुल फॉर्म, जो कि एक फर्मवेयर के रूप में सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। चलिए अगला फिल इन द ब्लैंक्स का यहाँ पे भरना है कि इनमें से किसको काम करते रहने के लिए लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। लगातार विद्युत आपूर्ति बनी रहने के कारण इसके अंदर भंडारित किए जाने वाले डेटा को याद रखने के लिए रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। हालांकि एक अस्थिर मेमोरी होती है, जिसका अर्थ है एक बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर इसमें भंडारित डेटा लुप्त हो जाता है सारा डेटा। तो वो किस प्रकार की जो है मेमोरी होती है, तो ये मेमोरी की जो विशेषता बताई गई है एस रैम की विशेषता बताई गई है स्टैटिक रैम की, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है एक वोलाटाइल मेमोरी होती है, इसको लगातार विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता होती है। एस रैम ऑन चिप मेमोरी की तरह होती है, इसे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसकी स्पीड तेज होती है, इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है, अगला प्रश्न है 72। तो इनमें से अगर देखा जाए गूगल, तो गूगल वेब ब्राउज़र नहीं है। ठीक है, बाकी फायरफॉक्स, मोजिल्ला, माइक्रोसॉफ्ट नेटस्केप नेविगेशन सभी वेब ब्राउज़र हैं, गूगल नहीं है। ठीक है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब से सूचना तथा डेटा प्राप्त करने तथा उसे उपयोगकर्ता के कंप्यूटर प्रदर्शित करने का कार्य करता है।
प्रचलित वेब ब्राउज़र में इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, नेटस्केप नेविगेटर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स है, एप्पल सफारी है, गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज प्रमुख है। किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक इनमें से 73 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? इनमें से इनपुट डिवाइस बताना यहाँ पे कौन सा नहीं होगा? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो स्कैनर भी है, माउस भी है, लेकिन प्रिंटर इस इनपुट डिवाइस ना होकर ये आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस होता है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, परिधीय उपकरण कार्यक्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिधीय यानी पेरिफेरल डिवाइस नहीं इनमें से? यहाँ पे अगर हम देखें तो आंसर क्या हो जाएगा? तो मदरबोर्ड नहीं होता, बाकी सभी होते हैं। आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट जो युक्तियों के साथ जो होता है उसे पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है, क्योंकि ये मुख्य कंप्यूटर का सीपीयू के चारों ओर घेरे रहते हैं। माउस, स्कैनर, मुद्रक आदि जो होते हैं ये परिधीय उपकरण या पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। चलिए, अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित में से कौन सी निविष्ट तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो बैंकों में जो चेक होता है उसको अगर संसाधित करना है तो उसके लिए MICR का प्रयोग किया जाता है बैंक के माध्यम से। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। MICR मतलब मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, इसका फुल फॉर्म होता है। OCR मतलब ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन का उपयोग क्या करते हैं? हस्तलिखित या टाइप किए हुए पाठ को कंप्यूटर में पढ़ने के लिए किया जाता है। OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, इसका उपयोग सर्वेक्षण जैसे डॉक्यूमेंट्स में मानव चिन्हित डेटा को पता लगाने में और पिक्सल का संबंध चित्र से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस किसी चित्र को, इमेज को, ठीक है जी, छवि को, इमेज को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकते हैं? वो कौन सा डिवाइस है ये बताना है। तो ये काम करता है फैक्स मशीन। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, माउस, डिस्प्ले, साउंड नेटवर्क, कीबोर्ड की सेटिंग्स को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के किस सेक्शन में बदला जा सकता है? तो ये सभी कंट्रोल पैनल में जाकर इनका सभी सेक्शन से बदल सकते हैं। तो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, TCP का फुल फॉर्म क्या है? सभी को पता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आंसर यहाँ पे बी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी यानी सेकंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी? सेकंड जनरेशन की बात करेगा तो 1956 से लेकर 1965 तक आता है। यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निर्वात ट्यूब की जगह दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, आप क्वेश्चन हम उत्तर प्रदेश स्पेशल देखेंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार करिए, जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा इनमें से तो हो जाएगा कानपुर में सबसे ज़्यादा है, इसके बाद फिर लखनऊ आ जाता है, फिर आ जाता है गाजियाबाद, फिर आगरा आ जाता है। तो आंसर सही है डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए, इफको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इफको यूरिया कारखाना की बात करेंगे तो ये आंवला में पड़ता है। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन। आंवला जो है किस जिले में है? तो बरेली में। और फूलपुर प्रयागराज में भी इफको यूरिया के कारखाने स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जैसे कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा, ठीक है, लखनऊ का मौसी, वाराणसी में बाबतपुर, आगरा का फुर्सतगंज, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आगरा में नहीं है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा जो है मेठी में है और आगरा का नाम है खेरिया। आगरा के हवाई अड्डा का नाम क्या है? खेरिया है। चलिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा होगा? इनमें से सबसे पूर्वी शहर की बात करेगा जब उत्तर प्रदेश का मैप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से सबसे पूर्वी प्रदेश यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस तरीके से निकल के आएगा। ठीक है, ये सबसे पूर्वी प्रदेश इधर हो जाएगा और जो कि वो होता है बलिया। ठीक है, पश्चिमी सबसे कौन सा है? शामली, पश्चिमी शामली है। ठीक है, इस तरीके से सबसे दक्षिणी यहाँ पे सोनभद्र। तो पूर्वी सबसे कौन सा हो जाएगा? बलिया हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी सीमा इसकी कहाँ से लगती है? बिहार से लगती है। और ये मऊ, गाजीपुर, देवरिया बिहार के 4 जिलों भोजपुर, सारण, बक्सर और सिवान से बलिया जिला घिरा हुआ है। चलिए, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 85 का आंसर हो जाएगा जो है ए पार्ट, आगरा में स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट, आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुआ था। चलिए, अगले प्रश्न में हमें मिलान करना है। जनपद और खनिज दिया गया है। सोनभद्र में कौन से खनिज की प्राप्ति होती है? सोनभद्र से यहाँ पे अगर देखेंगे ललितपुर और इलाहाबाद तीनों दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो सोनभद्र की बात करेंगे तो दूसरा हो जाएगा, सोनभद्र से चूना पत्थर की प्राप्ति होती है, ललितपुर से तांबा की प्राप्ति, इलाहाबाद से सिल्का बालू की। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए,
गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद से, बिजनौर जिला से प्रवेश करती है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिला बलिया से इसका निकास होता है, निकल जाती है। 2008 में भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना। ऐतिहासिक इमारत और स्थान कहाँ पर स्थित है? 84 गुंबद जो है ये कहाँ पर पड़ता है? तो 84 गुंबद है जालौन में, ठीक है। जामा मस्जिद की बात करेगा, जामा मस्जिद एक मुरादाबाद में स्थित है। बौद्ध का स्तूप जो है ये कुशीनगर हो जाएगा। और कामतगिरी पर्वत कहाँ पड़ता है? चित्रकूट में। तो इस प्रकार मिलान करने को आ जाते हैं। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो उत्तर प्रदेश का एक जिला जो है इटावा, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित है, तो यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न में भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। जनपद और मुख्यालय दिया गया। अम्बेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अम्बेडकर नगर का मुख्यालय का नाम क्या है? तो अकबरपुर नाम है। कानपुर देहात के मुख्यालय का नाम क्या है? अकबरपुर माती। जालौन में कौन सा? तो जालौन का उरई। और सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय का नाम है नौगढ़। तो इस प्रकार मिलान कर सकते हैं, यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है कौन से ऋषि को? उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व जो होता है ये ऋषि व्यास को समर्पित है। यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम होती है, सबसे कम दिनों में तैयार हो जाती है? इनमें से अगर देखेंगे तो मूंग जो होता है सबसे कम दिनों में, लगभग 60 दिन में ही तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी और न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले कौन से हैं? तो 2001 जब बात करेगा तो वाराणसी हो जाएगा। सबसे कम जो था वो ललितपुर में था, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अभी अगर देखा जाए 2011 की जो चल रहा है लेटेस्ट, उसमें सबसे घनी आबादी वाले जिला गाजियाबाद है और न्यूनतम घनी आबादी वाले जिला ललितपुर ही है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर अवस्थित है? ये कहाँ पर स्थित है, किस जिले में है? तो कानपुर जिले में है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। स्थापना कब हुआ था? तो 1997 में किया गया था। इनमें से कौन सा नहीं सुमेलित है? आल्हा बुंदेलखंड में गाया जाता है, बिल्कुल। बिरहा पूर्वांचल में गाया जाता है, भी सही है। चैती अवध को भोजपुरी में गाया जाता है। कजरी रुहेलखंड में गाया जाता है, जो कि गलत है। कजरी जो है क्या है, रुहेलखंड में नहीं गाया जाता। बुंदेलखंड के महोबा जो थे के कवि चंद्रबरदाई थे, इनके द्वारा रचित आला खंड है में आला जो है एक प्रमुख पात्र है। बिरहा पूर्वांचल का एक प्रमुख जो है क्या है, गाना है, लोकगीत है। और चैती लोक गायन परंपरा अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र में है। कजरी रुहेलखंड क्षेत्र का नहीं बल्कि पूर्वांचल में मिर्जापुर, बनारस आदि में और बिहार के भोजपुर में गाया जाना लोकगीत है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन की बात करेंगे 96, तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट आगरा में स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? आगरा में पड़ता है, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना का प्रारंभ कब किया गया? इसकी किसान भाई योजना का प्रारंभ हुआ था 1992 में, याद रखिएगा। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्नौज फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला FSL को कौन सा गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त हुआ है? कन्नौज फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला जो है इसको प्राप्त हुआ ISO 9001/2015 का गुणवत्ता प्रमाणन। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में नासा ने नोएडा के किस छात्र को क्षुद्र ग्रह खोज के लिए मान्यता दी है? उसका नाम क्या है? दक्ष मलिक। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कक्षा 9 का छात्र था, ठीक है। इसने जो है क्षुद्र ग्रह में खोज में योगदान दिया था। चलिए अगला प्रश्न। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था पार्वती अर्घा रामसार साइट, जो गोंडा में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर हुआ था। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कब मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस? तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 2 फरवरी को। इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो में एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट प्रैक्टिस नंबर 9 में। तब तक के लिए थैंक यू।